नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेज 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 प्रश्न लेकर आए हैं। साथियों, ये आपके लिए 27 फरवरी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें मदद करने वाले हैं। ठीक है, जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये 2022 की भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। तो उस आधार पर हम सभी प्रीवियस पेपर को हल करेंगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। 27 फरवरी की भर्ती परीक्षा जो है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि साथियों इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में ही आप मेंस भर्ती परीक्षा देख सकते हैं। तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिलेंगे उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो इसमें पहला प्रश्न है साथियों उसको देखेंगे। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों जो कथन है वो असत्य को हमको पता करना है। तो पहला जो ए ऑप्शन है वो है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। सी ऑप्शन है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसमें जो असत्य कथन है साथियों वो पता करना है। तो इसमें इन्हीं ऑप्शनों को देखकर आपको उत्तर नहीं देना है साथियों। नीचे इनको ऑप्शन दिए गए, ए बी सी ये असत्य हैं, बी सी ये असत्य है, सी डी असत्य है, केवल ए असत्य है। तो आपको ये बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये वाला जो ऑप्शन है साथियों ए। तो इसमें जो डी ऑप्शन है उसमें ए ऑप्शन दिया गया है तो यही असत्य है। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ठीक ढंग से इसको अटैम्प्ट करना है ताकि ऊपर के ऑप्शन को देखकर आपको उत्तर नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है साथियों वो है हमारा, रिक्त स्थान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। साथियों, क्रमबद्ध और प्रगतिशील जो परिवर्तन होता है वो कब होता है। ए जो ऑप्शन है वो है वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव और मानसिक परिवर्तन। तो ऐसी स्थिति कब आती है साथियों, जब परिपक्वता और अनुभव के कारण क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि साथियों विकास जब होता है ना तभी ये परिवर्तन आते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस पर आपको बोनस मिल सकता है क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल सटीक दिए गए थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो इसमें विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्राक्टोली की आयु, दूसरा ऑप्शन है अनुकरणीय आयु, तीसरा ऑप्शन है सवाल करने की आयु और चौथा ऑप्शन है खिलौनों की आयु। तो इसका जो सही उत्तर माना गया था वो है प्राक्टोली की आयु। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है उन्होंने ए इज़ द करेक्ट आंसर माना था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल है क्योंकि ये सभी परिभाषाएं हैं, इसकी विशेषताएं हैं। और साथियों ये जो है प्राक्टोलिस की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों चौथा प्रश्न हमारा वो है, प्रकृति एवं पोषण विवाद। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आनुवांशिकी एवं वातावरण, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार एवं वातावरण, तीसरा ऑप्शन है वातावरण एवं जीव विज्ञान और चौथा ऑप्शन है वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो साथियों चौथा जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा आनुवांशिक और वातावरण। साथियों ये हर बार हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वातावरण और आनुवांशिकी। ठीक है, वो आनुवांशिक की जगह वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि साथियों ये प्रश्न आपको हर बार देखने को मिलते हैं। तो फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है एक प्रश्न। तो आनुवांशिक और वातावरण से संबंधित हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उस पर चलते हैं। साथियों अगला जो प्रश्न है वो हमारा पाँचवा प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो आपको बताना है प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी IQ मेंटल एबिलिटी है वो क्या होती है। 130, 140, 55
या 120। तो साथियों जो प्रतिभाशाली होते हैं ना, उनकी जो आईक्यू होती है वो होती है 140 या उससे अधिक। तो इसका 20 द करेक्ट आंसर। साथियों एक प्रश्न इससे संबंधित हर बार आता है, तो आपको आईक्यू होनी चाहिए। सामान्य जो बालक होते हैं उनकी 100 होती है, क्योंकि 90 से 110 मानी गई है, तो मीडियम 100 मानी गई है, ठीक है। और 75 से जो कम होते हैं वो मंदबुद्धि के बालक माने गए हैं। तो आपको ये बार कुछ प्रश्न ध्यान रखने हैं। ऐसे प्रश्न आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो हमारी फरवरी रीट भर्ती परीक्षा होने वाली है प्री, उसमें भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों ऐसे प्रश्न हमको गलत नहीं करने। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा छठा, वो है स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि। तो व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित प्रश्न है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु, छात्र छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, या समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ और असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन है जिस पर व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए हमको ध्यान रखना है। तो साथियों जो डी ऑप्शन है इसका, कि समझने के लिए, यह समझने के लिए कि छात्र जो है सीखने में समर्थ हैं या असमर्थ हैं, ये क्यों हो रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर वो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों, उसमें हमको आईक्यू पूछा गया है, इसकी वर्ष पूछी गई है कि कितने वर्ष का बालक है जो कितनी आईक्यू रखता है। तो साथियों यह प्रश्न हमारा देखो कैसे पूछा गया है। 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। और उसकी जो मानसिक आयु है वो हमको ज्ञात करनी है कि क्या है। तो वास्तविक आयु दे रखी है साथियों, मानसिक आयु ज्ञात करनी है। तो आपको बुद्धि लब्धि परीक्षण जो है साथियों उसका सूत्र पता होगा। इसका जो सूत्र है वो है IQ बराबर मानसिक आयु बटे रियल आयु, जो रियल आयु होती है वास्तविक आयु, वो इंटू 100, ठीक है। तो इस जो हमारा ये सूत्र है इससे हम IQ ज्ञात करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो हमको ज्ञात करना है। तो इसमें साथियों हम देखेंगे 75 गुणा अगर हम 16 करेंगे और बटे में 100 रखेंगे, तो इसको हल करेंगे तो 25×3 = 75 और 25 × 4 = 100, 4 × 4 = 4 × 4 = 16 और 4 × 3 करेंगे तो 4×3 = 12। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप इसको हल करके देखना। और ऐसे प्रश्न साथियों हर बार एग्जाम आते हैं, तो ये प्रश्न को सूत्र जो है इसको नोट कर लेना, ताकि आपका ये जो प्रश्न आता है ये गलत ना हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों एक परिभाषा है, और प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ प्रतिदर्श प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया। तो साथियों आपको पता होगा प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया, यह पूछ रहा है। तो थॉर्नडाइक ने दिया, थर्स्टन ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया, या थॉमसन ने दिया। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो होगा डी इज द करेक्ट आंसर, थॉमसन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो सिद्धांत है किसने दिया था, थॉमसन ने। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों हमारा नवा जो प्रश्न पूछा गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि। साथियों प्रक्षेपी विधि भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लेना। इस तरह के प्रश्न हर बार एग्जाम में जितने प्रीवियस पेपर हम करवाएंगे उन सब में आपको ये प्रक्षेपी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न आपको फरवरी में भी देखने को मिल सकता है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। और जो भी साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथियों हमने इससे पहले भी जो हिंदी माध्यम है, हिंदी जो पेपर फर्स्ट होता है, भाग फर्स्ट होता है, उसका एक प्रीवियस पेपर हमने डाल दिया है। जो भी साथी ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देख ले, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 30 प्रश्न हमने जो 2022 की भर्ती में पूछे गए थे वो प्रश्न पत्र हमने डाल दिया गया है, ठीक है। तो उनको अभी देख लें। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों ये इस प्रश्न का उत्तर है, पहला ऑप्शन है निर्धारण मापनी, दूसरा ऑप्शन है अवलोकन, तीसरा है साक्षात्कार और चौथा ऑप्शन है कथानक संप्रत्यय परीक्षण।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो हमको बताना है साथी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा साथी जो प्रश्न है वो है 10वां है, सृजनात्मकता मुख्य सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? आपको बताना है अति सक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो इसका जो सही उत्तर है वो बताओ साथियों। तो जो सृजनात्मकता है वो किस में छुपी हुई है साथियों? अपसारी चिंतन में। ठीक है, जब भी अपसारी चिंतन होगा तो उसमें सृजनात्मकता उससे संबंधित रहेगी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों वो है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो समायोजन को बढ़ावा देने वाली कौन सी स्थिति है साथियों वो बताना है। पहला ऑप्शन है तीव्र चिंता, दूसरा ऑप्शन है अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, और तीसरा ऑप्शन है बीमारी का डर, और चौथा ऑप्शन है विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति है। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो समायोजन को ये बढ़ावा देती है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 12वां जो प्रश्न पूछा गया वो है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण। तो आपको बताना है जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसके लक्षण कौन से हैं, क्या हैं? अभिव्यक्ति में निरंतरता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। तो इसमें भी इन ऑप्शनों को उत्तर देख के ही उत्तर नहीं देना। नीचे दिए गए 1 और 4, 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4। तो जो प्रतिभाशाली से संबंधित बालक हैं उनके लक्षण में साथियों एक तो बोल सकते हैं जिज्ञासा, ये बहुत ज़रूरी है, और एक अति सक्रियता, जो बालक तीव्र होता है। तो ये सी ऑप्शन को हम करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक तो जिज्ञासा और अति सक्रियता। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों वो आपको बताना है कि एक जो फार्मूला है जो किसने दिया, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित में से किसने ये फार्मूला दी है बुद्धि लब्धि का? तो बुद्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक इंटू 100। तो साथियों स्टर ने दिया, टर्मन ने दिया, बी ने दिया, या गाल्टन ने दिया। तो ये फार्मूला किसने दिया था साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, टर्मन ने फार्मूला दिया था IQ का। तो ये याद रखना, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और ये जितने भी प्रीवियस पेपर हैं मैं तो आपको बता दूं 2011 से लेकर अगर आप 2022-23 तक जितने भी प्रश्न पत्र बने हैं रीट से संबंधित L1 और L2 दोनों पारियों के साथियों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 150 प्रश्न है साथियों। प्रत्येक प्रश्न पत्र को अगर आप लेवल 1, L1 और L2 दोनों लेवलों का अगर प्रश्न पत्र निकाल देंगे तो साथियों आपके 100+ मार्क तो इन प्रीवियस पेपर के आधार पर ही आ जाएंगे, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं और इनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो जो भी साथी प्रीवियस पेपर के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो यहाँ पर सारे प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करवाएंगे और वाक्यात्मक रूप से हल करवाएंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले साथियों। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पर सभी जो विषय हैं उनके प्रीवियस पेपर देखने को मिलेंगे। तो अगला हमारा प्रश्न है साथियों वो है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने में, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं, और रवि लेखन कौशल में भी अच्छा है। तो अधिक संभावना क्या है साथियों? ये जो प्रश्न है ऐसे प्रश्न आपको हर रीट भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और अब तक प्रीवियस पेपर जितने भी अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे उनको, तो सब में ये प्रश्न एक बार पूछा जाता है। और ये अक्सर जो डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है और डिस्फेजिया है, यही आपको ऑप्शन अधिकतर देखने को मिलेंगे और इससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो इसके में जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा साथियों? इसमें देखो, इसमें जो कमी है वो हमको पता करनी है। ये गणित में काफ़ी अच्छा है तो ये तो कमी है ही नहीं, लिखने में अच्छा है तो लेखन कौशल भी नहीं है, और गणित में कमी को क्या बोलते हैं पता है? डिसकैलकुलिया। और साथ ही इसमें जो कमी दिख रही है रवि में पढ़ने में और वर्तनी में,
ये इसकी कमी है। तो कहाँ कमी दिख रही है? इसमें आपको डिसलेक्सिया, ठीक है, पढ़ने से संबंधित जो विकृति है, तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ऐसे प्रश्न आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको अक्सर ध्यान रखना है। तो हमारा अगला जो 15वां प्रश्न है साथियों, वो है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। तो उत्तरोत्तर सामंजस्य या उत्तरोत्तर अनुकूलन कभी भी अगर आपको दिखे तो यह परिभाषा किसकी है? ये आपको मैंने पहले भी बताया था और एक बार फिर बता रहा हूँ। तो ये आपको बताना है, स्किनर की है, वुडवर्थ की है, क्रो एंड क्रो की है, गेट्स या अन्य की है। तो साथियों, इसकी जो परिभाषा है ये किसकी है? स्किनर की, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उत्तरोत्तर अनुकूलन उसने बताया व्यवहार का। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों, ये भी इस तरह के प्रश्न भी आपको हर बार देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, वो पूछा गया है, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग में गलती को चिन्हित किया, ठीक है। दुकानदार ने जो सामान दिया था उसमें जो योग किया था उसमें गलती को उसने चिन्हित किया। तो यह जो अधिगम है वो कौन से प्रकार का है? नकारात्मक स्थानांतरण किया है उसने, सकारात्मक किया है, द्विपक्षीय स्थानांतरण किया है या शून्य स्थानांतरण किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, वो है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। यदि एक क्षेत्र में हमने सीखा जो ज्ञान है किसी दूसरे क्षेत्र में आपको कहीं मदद कर रहा है तो वो होता है सकारात्मक। और यदि आपको जो क्षेत्र में हमने ज्ञान सीखा है, जैसे हमने गणित का ज्ञान सीखा है या हिंदी का ज्ञान सीखा है, तो हिंदी में जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम लिंग पढ़ते हैं, तो उसमें लिंग होते हैं 2 हिंदी में, ठीक है। लेकिन अगर वही ज्ञान को हम संस्कृत में अगर याद करके रखें तो हमारे लिए बहुत नकारात्मक अधिगम हो रहा है स्थानांतरण, क्योंकि संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो इस तरह का ये अधिगम स्थानांतरण होता है वो नकारात्मक माना जाता है, ठीक है। और जो शून्य होता है वो साथियों बिल्कुल भी एक तरह से कह सकते हैं ना नकारात्मक होता है ना सकारात्मक, ठीक है। और द्विपक्षीय, जब एक क्षेत्र का कौशल दूसरे क्षेत्र में मदद करे तो वो द्विपक्षीय हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो 17वां प्रश्न है साथियों, वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो 2 विपरीत इच्छा एक ही समय पर साथियों, तो पहला ऑप्शन है द्वंद्व कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है कुंठा कहलाता है, तीसरा ऑप्शन चिंता कहलाता है और चौथा ऑप्शन दबाव। तो साथियों, एक समय में अगर 2 समस्याओं का हमको सामना करना पड़ रहा है तो वो क्या है? द्वंद्व। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो प्रश्न है साथियों हमारा, वो है 18 साथियों, ये है, निम्न में से किस सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? साथियों, पुनर्बलन का सिद्धांत, पहला ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। तो साथियों, पुनर्बलन का सिद्धांत कौन से सिद्धांत को कहते हैं? तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। साथियों, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर स्किनर, ठीक है। और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने, ठीक है। और अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, ये आपको कमेंट करके बताना है किसने दिया। बिल्कुल ज़रूर कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको कमेंट भी करना है। और साथियों, आपको ये बताना है कि आपके कितने प्रश्न इसमें करेक्ट हुए थे, ठीक है। 30 प्रश्न इसमें साइकोलॉजी के पूछे जा रहे हैं, तो 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न जो है साथियों वो है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाती है, वो ऑप्शन हमको चूज करना है। तो पहला जो ऑप्शन है साथियों वो है, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। अगला ऑप्शन हमारा, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि
गृह कार्य समाप्त करके उसको टीवी देखना है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ईला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि उसे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम स्तर रोशन करना चाहती है। और चौथा जो ऑप्शन है वो है मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत की तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। रुचि, इंटरेस्ट। साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की भावना जागृत हो रही है, क्योंकि उसमें अभिप्रेरणा जागृत हुई है, ठीक है। वो हर चीज़ को तलाश करने की, खोज करने की कोशिश कर रही है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो साथियों अधिगम से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं उनमें कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। थॉर्नडाइक, स्किनर, कोलहर और बी.एस. ब्लूम। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है सभी जानते हैं, नॉर्मल प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर होगा बी.एस. ब्लूम, क्योंकि स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर ये सभी किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है, ठीक है। और ब्लूम इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट जो 21वां प्रश्न है साथियों वो है बार बार बच्चों को सज़ा से बचने और इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो साथियों बार बार बच्चों को सज़ा से बचने, इनाम पाने के लिए सीखने की जो गतिविधियाँ हैं ये क्या कहलाती हैं या क्या दर्शाती हैं, ये हमको बताना है। तो उनमें बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनमें आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चे को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर बच्चों की प्रकृति में रुचि, सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो साथियों कौन सा इसमें सही उत्तर होगा? तो साथियों कहीं न कहीं अगर बच्चे को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए जो गतिविधियों में संलग्न किया जा रहा है तो इसमें बच्चे की जो प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जो जिज्ञासा है वो क्या होती है? कम होती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है साथियों वो है, ये आरटी से संबंधित प्रश्न पूछा गया। अधिगम जो आरटी आरटी अधिनियम 2009 है उससे संबंधित प्रश्न है। अधिनियम 2009 साथियों इसमें शिक्षक के प्रति सप्ताह इसमें पूछा गया है 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे। तो साथियों कितने घंटे निर्धारित है? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 45 घंटे, ठीक है। ध्यान रखना है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और एक पूछा जाता है शिक्षक छात्र का अनुपात, अगर प्राथमिक लेवल है तो हमको 30:1 बताना है। अगर 200 से अधिक बच्चे हो जाए प्राथमिक लेवल पर तो साथियों 40:1 बताना है, ठीक है। तो ये भी शिक्षक छात्र का अनुपात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों वो है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो उत्तम परीक्षण विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है और बार बार पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। तो विश्वसनीयता तो होना बहुत ज़रूरी है, वैधता होना ज़रूरी है, एक उत्तम परीक्षण के लिए वस्तुनिष्ठता भी ज़रूरी है। लेकिन साथियों अभिक्षमता ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसके लिए ये परीक्षण में कहीं ना कहीं कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे भिन्न है, उत्तम परीक्षण के लिए इसका होना अनिवार्य नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन है जो इसमें ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में से निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो अगर शिक्षार्थी केंद्र है, विद्यार्थी केंद्रित है, ये प्रश्न खुद कह रहा है, तो इसमें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अध्यापक है, बच्चा है, विषय वस्तु है या वातावरण है। तो साथ ही जो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है तो उसमें बच्चा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। अहम जो होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथी वो है 25वां हमारा प्रश्न है, और जो प्रश्न है वो है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि छात्र क्या कर सके? व्याख्यान सुन सके,
कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहन मिले। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों? इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है क्रियात्मक अनुसंधान है, उसका अर्थ पूछा गया है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? तो साथियों एक अनुधैर्य अनुसंधान है, एक प्रयुक्त अनुसंधान है, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके, यह सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के लिए एक शोध है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? साथियों इसका जो सही उत्तर है वो क्या है वो हमको बताना है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर वो है हम कह सकते हैं कि एक शोध जिसमें तत्काल समस्या का समाधान हो। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है साथियों वो है 27वां प्रश्न पूछा गया है NCF 2005। तो NCF से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक या तानाशाही? तो साथियों अगर हम NCF की बात करें तो एक शिक्षक की भी जो भूमिका होती है वो होती है सुविधादाता। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों वो है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें हमको मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है कि मूल्यांकन जो उद्देश्य है वो क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है। अगला ऑप्शन है सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, और डी ऑप्शन है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। तो इसका जो सही उत्तर है वो बताना है साथियों। 28वां जो प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो है डी ऑप्शन, कि उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों वो पूछा गया है, इनमें अगर देखा जाए तो इसमें ये कुछ दिशाएं हैं, ये सिद्धांत कह सकते हैं इन्हें। तो इसमें विकास के सिद्धांत और सिद्धांत का वर्णन। साथियों समीप मुख, ये जो दिशा है वो है शरीर से केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। और सिर से पदामुख का मतलब है सिर से पैर की ओर जो विकास का क्रम है। और अंतः व्यक्तिक भिन्नता। तो अंतः व्यक्तिक भिन्नता किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो अंतः व्यक्तिक भिन्नता है साथियों जो भिन्न होते हैं बच्चे, जो बच्चे विभिन्न प्रकार के हैं, जो इनकी दर भिन्न होती है वो बढ़ते हैं, उससे संबंधित है। और अंतर व्यक्ति का मतलब एक बच्चा दूसरे से भिन्न है, उसके विकास भी भिन्न है, दर भी अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह हमको कह सकते हैं जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है विकास रिक्त स्थान से की ओर बढ़ता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या साधारण से आसान की तरफ बढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सामान्य से विशिष्ट। विकास की जो प्रक्रिया है साथियों सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ये हमेशा ध्यान रखना है साथियों। अगर देखा जाए तो जो शिक्षण सूत्र है वो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। बहुत बार ये कंफ्यूज करता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, लेकिन जो हमारा विकास है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगर आगमन का देखें तो आगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर जो होता है शिक्षण सूत्र वो सामान्य से विशिष्ट है, लेकिन निगमन जो विधि है उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो साथियों इसको भी नोट कर लें। तो साथियों जो विशिष्ट से सामान्य इसमें लिखा गया है ये है निगमन विधि से संबंधित। ठीक है, निगमन। और आगमन विधि से संबंधित है विशिष्ट से सामान्य, इसमें लिखा गया ना आगमन।
तो साथियों आपके 30 प्रश्न हैं वो पूरे हो गए हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारे प्रीवियस पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 2011 से जितने भी टीचर भर्ती के पेपर हुए हैं अब तक 2022 तक, लास्ट एग्ज़ाम 2022 में हुई थी, उसमें लेवल 1 L1 हो या L2 हो, दोनों के जितने प्रीवियस पेपर है सबको आपका एनालिसिस देखने को मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।